तो अब आ जाते हैं फोर्स कपल पे। तो फोर्स कपल हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर किसी अनकंस्ट्रेंड बॉडी या फिर अनसेगमेंटेड बॉडी पे सेंटर ऑफ मास के इक्वल साइड में, ऑपोजिट साइड में दो इक्वल फोर्सेस लगते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इसमें प्योर रोटेशन करा सकते हैं। तो वही फोर्स कपल अभी हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे और बॉडी में फोर्स कपल कैसे यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पे इस डेफिनेशन में आप ये डाल देना, पैरेलल फोर्सेस आर अप्लाइड टू एन अनसेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, ये बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होनी चाहिए बेंडिंग फोर्स के लिए। तो फोर्स कपल क्या होता है? जब किसी बॉडी पे पैरेलल, ठीक है, ऑपोजिट फोर्सेस और इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस, जब किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं जो कि पैरेलल हो, पैरेलल हैं दो फोर्सेस, ऑपोजिट हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो तब एक फोर्स कपल बनता है। और फोर्स कपल जो है किसी भी बॉडी में प्योर रोटेशन करा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। हमारी बॉडी में फोर्स कपल कहाँ पे होते हैं वो देख लेते हैं अब। तो ये स्कैपुला है, ठीक है, और ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, ये क्रोमियन प्रोसेसर, ये ह्यूमरस लगा हुआ है। तो यहाँ से हमारी ट्रेपीजियस अटैच होती है स्पाइन ऑफ स्कैपुला में और ऊपर को जाती है। ट्रेपीजियस हमारा स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन कराती है, एलिवेशन कराती है। और यहाँ इस बॉर्डर पे हमारे सेरेटस एंटीरियर मसल लगे हुए हैं। तो ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है और इससे अटैच है हमारे ट्रैप्स जो कि जा रहे हैं ऊपर को। ठीक है, तो हम इस फोर्स के डायरेक्शन को बना देते हैं। ये हमारे ट्रैप्स हैं यहाँ पे लगे हुए और इनकी डायरेक्शन है इधर को। सिमिलरली जो हमारे हमारी सेरेटस एंटीरियर है, सेरेटस एंटीरियर मीडियल बॉर्डर पे लगी होती है और मीडियल बॉर्डर पे आगे की साइड लगी हुई है, पीछे की साइड नहीं लगी हुई, एंटीरियर साइड लगी हुई है स्कैपुला के। तो आगे की साइड से ये फिर अंदर को आती है और यहाँ से आगे को आ जाती है और ये प्रोट्रैक्शन कराती है, हमारे स्कैपुला को बाहर निकालती है। तो ये बाहर निकालेगी, तो ये फोर्स लगेगा बाहर की साइड को जो कि स्कैपुला को प्रोट्रैक्ट कराएगी और ये स्कैपुला को अपवर्ड रोटेट कराएगा। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, ये जो हमारा स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम है जिसमें हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो हमारा स्कैपुला भी ऊपर को मूव करता है। तो ये दो फोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। इसके अलावा और भी फोर्सेस होते हैं, लोअर ट्रेपेजियस का फोर्स हो गया, ठीक है, लेवेटर स्कैपुले का फोर्स हो गया, तो वो सब फोर्सेस भी होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम फोर्स कपल की बात कर रहे हैं। तो ये दो यहाँ पे फोर्स कपल बना रहे हैं जो कि पैरेलल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाते हैं जब ये प्योर रोटेशन करती है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस और सेरेटस एंटीरियर फोर्स कपल। ऐसे ही एक मॉडिफाइड फोर्स कपल भी है यहाँ पे, ये सेम स्कैपुला है, ह्यूमरस, और अब हम इसको आगे की साइड से देख रहे हैं। तो हमारी बॉडी में अबडक्शन कौन सी मसल कराती है? इनिशियल कुछ डिग्रीज ऑफ अबडक्शन सुप्रास्पाइनेटस कराती है और उसके बाद डेल्टॉइड टेक ओवर कर लेती है। तो यहाँ पे मान लो डेल्टॉइड अटैच है और डेल्टॉइड यहाँ से ऊपर को फोर्स लगा रही है, डेल्टॉइड यहाँ से ऊपर को फोर्स लगाती है, थोड़ा सा बाहर की साइड को, क्योंकि इधर अटैच है तो ऐसे को, ठीक है, डेल्टॉइड इधर की साइड फोर्स लगाती है। और जो हमारे बाकी रोटेटर कफ मसल बच गए सब स्कैपुलरिस को छोड़ के, सुप्रास्पाइनेटस को छोड़ के जो बाकी बच गए, वो एक तो हो गई सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस का काम है इसको इंटरनल रोटेशन कराना, ठीक है, तो वो नीचे पुल करेगी और हमारा जो टीरीज माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस है वो भी इसको अंदर पुल करेंगी। तो ये कुल मिला के इसको अंदर और नीचे पुल करेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में इसको पुल करेंगे ह्यूमरस हेड को। तो अगर हम इनको अब कंपोनेंट्स यहाँ पे फोर्स कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करना है हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे इसको फोर्स कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। इनका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। तो ये अब ये दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट करेंगे और ये दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। हम इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब ये जो डेल्टॉइड का फोर्स है ये इसको रोटेट करवाएगा ऊपर को, और जो यहाँ से ये अटैच हो रखा है हमारे रोटेटर कफ मसल से, ये इसको नीचे और अंदर सॉकेट के अंदर डाल के रखेंगे। ये फोर्स जो था डेल्टॉइड का, ये मेनली इसको रोटेट करवा रहा था
और ये जो अब रोटेटर कफ के जो फोर्सेस हैं, एक तो ये इसको सॉकेट के अंदर रख रहा है, अंदर को जा रहा है जो फोर्स, तो जब हम एलिवेशन कर रहे हैं तो ये फोर्स इसको सॉकेट के अंदर रख रहा है ताकि एलिवेशन करते टाइम बाहर ना निकले। प्लस ये इसको नीचे पुल कर रहा है, नीचे पुल करने से ये नीचे को स्लाइड रोल हो रही है, ये रोल है और ये स्लाइड है, ठीक है। तो नीचे को स्लाइड हो रहा है ये, तो मैंने बोला था हमारी बॉडी में प्योर रोटेशन या ट्रांसलेटरी नहीं होती, तो अब ये रोटेशन के साथ साथ ह्यूमरल हेड नीचे को ट्रांसलेट भी करेगा, ठीक है। तो ये नीचे ट्रांसलेशन भी करा रहा है ताकि हमारा ह्यूमरल हेड अच्छे से पूरा का पूरा रोटेशन कर सके 180 डिग्री तक का। तो ये हो गया डेल्टॉइड रोटेटर कफ फोर्स कपल। तो अब आपने देख लिया कि टॉर्क होता क्या है, टॉर्क किन फोर्सेस की वजह से किसी बॉडी पे लगता है और टॉर्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टॉर्क अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो बॉडी रोटेट करेगी, तो जब वो बॉडी रोटेट करती है तो टॉर्क कैसे कैसे चेंज होता जाता है उसके पोजीशन के हिसाब से वो हम देखेंगे कि वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है जिस पे टॉर्क चेंज होएगा। तो सबसे पहले टॉर्क चेंजेस विद मूवमेंट आर्म, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमने यहां पे देख लिया था कि जितना ज्यादा मूवमेंट आर्म होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, जितना छोटा मूवमेंट आर्म होगा उतना कम टॉर्क लगेगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आर्म है और ये फोर आर्म है, ये बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक डंबल पकड़ रखा है और डंबल जो है वो नीचे को पुल कर रहा है, ग्रेविटी का पुल हमेशा नीचे ही होगा, तो डंबल पुल कर रहा है नीचे को यहाँ से। सिमिलरली अब मेरा जो हाथ है वो इस एंगल पे आ गया है और अभी भी डंबल जो है उसका वेट नीचे को ही लगेगा, ग्रेविटी हमेशा नीचे ही पुल करती है। तो दोनों जो लाइंस हैं वो नीचे ही लग रही है। लेकिन अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालना स्टार्ट में, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बिल्कुल सीधा सीधा यही जा रहा है, ठीक है, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पूरा पूरा ये लेंथ लग रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये होगा, ये, ठीक है, जो कि इस लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर लगेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। तो अब ये यहाँ बड़ा था, ये यहाँ छोटा हो गया, तो जो डंबल है वो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगा पा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगा पा रहा है मेरे हाथ को नीचे रोटेट करवाने में। और जैसे जैसे मेरा हाथ यहाँ से ऊपर जाता जाएगा एंगल कम होता जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये छोटा होता जाएगा, या फिर जैसे ये 90 डिग्री से इधर को नीचे जाएगा तो भी सेम इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल्बो जॉइंट से वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा इसकी रोटेशन की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो वेट सबसे ज्यादा टॉर्क 90 डिग्री वाले एंगल पे लगा पाएगा। अब सेम यही चीज बाइसेप के लिए भी देख लेते। ये तो वेट था, ये मान लिया हमने कि डंबल पकड़ रखा था। अब बाइसेप जो एल्बो फ्लेक्शन करा रही है या इस एक्सटेंशन होने से रोक रही है, वो कैसे टॉर्क लगा रही है यहाँ पे। तो मान लेते हैं ये बाइसेप है, बाइसेप अटैच हो रही है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होकर पुल उसको ऊपर करा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम। तो अब बाइसेप जो है, बाइसेप का यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके साथ वो बन रहा है 90 डिग्री, और सेम यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बड़ा। तो बाइसेप के साथ भी सेम है, बाइसेप 90 डिग्री वाली पोजीशन पे मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर पाएगी, क्योंकि अब जो फोरआर्म है वो बाइसेप से 90 डिग्री पे है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो बाइसेप यहाँ से पुल कर रही है ऊपर को इसको रोटेट कराने के लिए। तो अब 90 डिग्री एंगल पे बाइसेप मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस कर पाएगी, क्योंकि तब टॉर्क सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि तब मूवमेंट आर्म जो है वो सबसे ज्यादा होगा। अब जैसे ही ये नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी यही है। अब पहले ये था यहाँ पे और अब ये चला गया है इधर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लाइन ऑफ फोर्स है,
ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स ऊपर को है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स जो था वो था ऊपर, इससे 90 डिग्री पे हमने डिस्टेंस देख लिया, यहाँ तक था। ठीक है, अब इस पे क्या है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो छोटा हो गया है, क्योंकि अब ये नीचे आ गया है। ठीक है, और अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, बस पहले ज्यादा था अब कम हो गया है। तो जैसे जैसे बाइसेप नीचे जाती जाएगी 90 डिग्री से या 90 डिग्री से ऊपर आती जाएगी, तो बाइसेप का भी फोर्स जनरेट करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि बाइसेप सबसे ज्यादा टॉर्क कब जनरेट कर पाएगा, जब वो 90 डिग्री पे होगा। तो बाइसेप के लिए भी सेम है, एक्सटर्नल वेट के लिए भी सेम है, क्योंकि दोनों चीज एंड में फोर्स ही लगा रहे हैं, और टॉर्क निकालने के लिए फोर्स मल्टीप्लाई होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। 90 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से नीचे मूवमेंट आर्म छोटा होता जाता है। ठीक है, अब आपने देख लिया कैसे। अब सेकंड जो चीज है जिसके साथ टॉर्क चेंज होएगा वो है एंगल ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो सेकंड चीज है एंगल ऑफ एप्लीकेशन। अब मान लेते हैं कि ये दोनों सेम एंगल पे हैं अभी, और अब इसमें जो फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स तो दोनों में नीचे को ही लगेगा, बराबर नीचे को लगेगा, तो इसमें टॉर्क बराबर लगेगा। लेकिन अगर हम मानते हैं कि अभी इसने डंबल नहीं पकड़ रखा, इसने रेजिस्टेंस बैंड पकड़ रखा है, और रेजिस्टेंस बैंड इसको अलग डायरेक्शन में पुल कर रहा है, नीचे पुल नहीं कर रहा, अब अलग डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो अब टॉर्क कैसे चेंज होगा, एंगल के साथ, जो फोर्स का एंगल है उसके साथ टॉर्क कैसे चेंज होता है वो देख लेते हैं हम। तो दो एग्जांपल लेते हैं, ये दोनों मान लेते हैं सेम एंगल पे है, ये बाइसेप इसने ऐसे सेम एंगल पे रख रखा है, एक बार इसने पकड़ रखा है डंबल और एक बार इसने पकड़ रखा है रेजिस्टेंस बैंड। तो अभी मान लेते हैं इसने यहाँ पे पकड़ा है डंबल, और डंबल हमेशा नीचे फोर्स लगाएगा क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगी हमेशा। और इधर मान लेते हैं इसने पकड़ रखा है रेजिस्टेंस बैंड, और रेजिस्टेंस बैंड एंकर हो रखा है पीछे की साइड को, कि ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, रेजिस्टेंस बैंड इधर को एंकर हो रखा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ फोर्स होगी इधर को, तो इसको मैं करके दिखा देता हूं। ये डंबल है, ये एंगल है, डंबल हमेशा नीचे ही पुल करेगा ग्रेविटी से। ठीक है, तो नीचे पुल कर रहा है डंबल यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस बैंड है, रेजिस्टेंस बैंड मैंने पकड़ रखा है ऐसे। ठीक है, मैं हाथ थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, हाथ मेरा नीचे अभी नहीं तो दिखेगा नहीं बैंड। रेजिस्टेंस बैंड पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ताकि ये जो एंगल बन रहा है मेरे हाथ का और रेजिस्टेंस बैंड का, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे पीछे को है, ये नीचे नहीं है, नीचे ग्रेविटी पुल कर रही थी, लेकिन अभी रेजिस्टेंस बैंड एंकर ही इधर को रखा है, तो ये पीछे पुल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ पे ये एंगल जो है ये 90 से बड़ा है थोड़ा। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें यहाँ पे निकालना है, तो हमें इधर भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल रहे थे, हम लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर एक लाइन बना रहे थे। ये लाइन ऑफ फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है। यहाँ पे भी वही करना है, लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है। तो ये तो पहले से ही परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो इसका जो मूवमेंट आर्म होगा ये पूरा होगा अभी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे जब हमने यहाँ पे ऐसे बनाया था, क्योंकि अभी एंगल यहीं पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इसका पूरा मूवमेंट आर्म होगा। और यहाँ पे जो मूवमेंट आर्म होगा इसका हम ये करेंगे, तो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन को ऊपर को, और यहाँ पे आप लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो है लाइन वही सेम जो हमने यहाँ पे किया था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, और इस एंगल से अभी ये दोनों सेम एंगल पे थे, लेकिन जो फोर्स का एंगल था उसकी वजह से टॉर्क जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसको आप या तो ऐसे निकाल लो लाइन को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना के, या फिर हमको अगर ये एंगल गिवन है जिस एंगल पे ये लग रहा है अभी, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। अभी हमने इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, हमको ये एंगल पता था, तो ये एंगल जो बच गया ऊपर वाला, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा ये वाला एंगल होगा। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा होता है जो इस एंगल के ऑपोजिट होता है, और ये वाला एंगल कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ आर साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे है ये 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल हमें देखना है।
तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख क्या रहे थे कि एंगल ऑफ एप्लीकेशन से भी टॉर्क चेंज हो जाता है। अगर मैं 5 किलो का डंबल इस एंगल पे, मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल है ये, 5 किलो का डंबल मैंने यहाँ पे होल्ड कर रखा है और सेम जगह पे सेम एंगल पे मैंने रेजिस्टेंस बैंड पकड़ रखा है जो कि 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है मेरे हाथ के, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है मेरे हाथ के, और उस टाइम जो वो रेजिस्टेंस दे रहा है, मान लेते हैं वो भी 5 kg है, तो डंबल भी 5 kg दे रहा है उस टाइम पे, रेजिस्टेंस बैंड भी 5 kg दे रहा है उस टाइम पे, लेकिन जो डंबल का टॉर्क है मेरे हाथ को खोलने में वो अब कम लग रहा है, और रेजिस्टेंस बैंड का जो टॉर्क है मेरे हाथ को खोलने में वो ज्यादा लग रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस बैंड 90 डिग्री पे लगा हुआ है तो मुझे रेजिस्टेंस बैंड को होल्ड करने में ज्यादा जान लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू डंबल, अगर दोनों 5 किलो रेजिस्टेंस दे रहे हैं सेम एंगल पे। ठीक है, तो ये एंगल के साथ टॉर्क कैसे चेंज होगा वो आपको पता चल गया, मूवमेंट आर्म के साथ टॉर्क कैसे चेंज होगा वो आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड फैक्टर पे, तो वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज्यादा दूर होती जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, किसी एक्सिस पे रोटेशन हो रही है तो उस एक्सिस से दूर होती जाएगी, तो मोमेंट आर्म बढ़ता जाएगा और वो उतना ही इजी उसको रोटेट कराना होगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, इसको लिख लेते हैं COG। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है, हिप जॉइंट है, क्योंकि अभी ये पाइवट हो रहा है, यहाँ से नीचे को रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो यहाँ कहीं था। ठीक है, इधर था, क्योंकि इसके हाथ अभी पीछे हैं। अब जैसे ये हाथ आगे लाया तो इसका जो मास है वो थोड़ा बहुत आगे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। ठीक है, और अब इसने हाथ और नीचे को लिया है। ठीक है, तो हाथ और आगे आ गए, तो अब जो सेंटर ऑफ मास है वो और ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ गया है। तो इसको ये वाली पोजीशन होल्ड करना इजी होगा और ये वाली पोजीशन होल्ड करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आर्म सबसे बड़ा है, यहाँ का मूवमेंट आर्म अगर सबसे बड़ा है तो यहाँ पे डिफिकल्ट होगा इस पोजीशन को होल्ड करना, हमारे एब्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस पोजीशन को होल्ड करना। और यहीं पे अगर ये हाथों को खोल दे इसी एंगल पे तो ये और ज्यादा ऊपर को चला जाएगा इससे और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ये इजी है सबसे होल्ड करना। ये एंगल सेम है, अभी ये सेम एंगल है, बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पास आता चला गया। तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तीनों में ही नीचे, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि कम होता जा रहा है जैसे जैसे ये पास आता जा रहा है सेंटर ऑफ रोटेशन से। तो जितना ज्यादा दूर सेंटर ऑफ रोटेशन से फोर्स लगेगा उतना ज्यादा इजी उस सेगमेंट को रोटेट कराना होगा। तो यहाँ पे हमारे एप्स को ज्यादा जान लगानी पड़ेगी इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो अब फाइनली आ जाते हैं फोर्स कंपोनेंट्स पे। जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था, तो फोर्स कंपोनेंट्स होते क्या हैं? तो जब कोई भी फोर्स किसी एंगल पे लगता है तो हम उसको उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम ओवरऑल सारे फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो अगर ये मेरा एल्बो जॉइंट है, ये मेरा आर्म है, ये मेरा फोर आर्म है, यहाँ पे जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ से पुली मशीन आ रही है और मैं ट्राइसेप एक्सटेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ से अपने हाथ को नीचे पुश कर रहा हूँ और ये जो वेट है ये ऊपर को इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये एंगल जो होता है ये हमेशा वो वाला एंगल हम लेते हैं जो कि सेगमेंट है जो जॉइंट से अटैच है उसके साथ जो एंगल बन रहा है हम वो एंगल लेते हैं। तो अभी इसके दो कंपोनेंट्स हमने बनाए, तो ये दो कंपोनेंट्स, ये वाला कंपोनेंट इसको ऊपर रोटेट करवा रहा है, ये वाला कंपोनेंट, तो ये इसमें रोटेशन करवाएगा, और ये वाला कंपोनेंट हमारे एल्बो को डिस्ट्रैक्ट करा रहा है, बाहर को कर रहा है, तो ये आगे को ट्रांसलेशन कराएगा। तो जब भी हम किसी फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका एक ट्रांसलेटरी कंपोनेंट होता है और एक रोटेटरी कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट उसमें रोटेशन करवाता है और एक कंपोनेंट उसमें ट्रांसलेशन कराता है। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने पैर में। तो यहाँ
हमारा क्वाड्रिसेप जो टेंडन है वो यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे अटैच हो रहा है टिबियल ट्यूबरोसिटी पे। तो क्वाड्रिसेप यहाँ से फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्वाड्रिसेप का पुल होगा इस डायरेक्शन में अगर हमको नी एक्सटेंशन करना है तो। ये इसने वेट बूट पहन रखा है, कुछ वेट का बूट पहन रखा है जो नीचे को एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे। तो अब इसको नी एक्सटेंशन करना है उधर को, तो ये क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्वाड्रिसेप का पुल हो रहा है उस डायरेक्शन में। तो हम क्वाड्रिसेप के पुल को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ऐसी जो वेट बूट है ये तो ग्रेविटी से डायरेक्टली नीचे को एक्ट कर रहा है, तो इसका फोर्स डायरेक्टली नीचे को लग रहा है, तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे कैप्सुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर हैं जो जॉइंट को अंदर की साइड को पुल करके रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कैप्सुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर है ये बहुत ही जॉइंट जो रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बहुत ही पास है, तो ये खास टॉर्क लगा नहीं पाएंगे अभी। तो अगर हमको इसको अभी कैलकुलेट करना है तो ये होगा हमारा थीटा। मैंने बोला थीटा वो लेना है जो जॉइंट के पास वाला हो, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था तो जॉइंट के पास अभी ये वाला एंगल है तो ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। और ये कुछ फोर्स लगा रहा है नीचे, तो इसको हम लिख लेते हैं फोर्स ऑफ वेट ऑन लेग फुट सेगमेंट, ठीक है, FWLF। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, हमारा पैर नीचे ना चला जाए उसको बैलेंस करने के लिए क्वाड्रिसेप को कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है ऊपर को, ठीक है। और क्वाड्रिसेप कब तक फोर्स लगाएगी, जब तक ये अप्रोक्सीमेट ना हो जाए, जब तक टिबिया फीमर पे जुड़ ना जाए। तो अब जब टिबिया फीमर पे जुड़ जाएगी तो उसके बाद आगे ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकती, तो ये वाला फोर्स इसको ट्रांसलेट कर रहा था नीचे को और वो वाला फोर्स इसको ट्रांसलेट कर रहा है ऊपर को। क्वाड्रिसेप का फोर्स बहुत ज्यादा होगा इस फोर्स से, तो नेट ट्रांसलेशन जो है नीचे तो नहीं होगी, ऊपर होगी और ऊपर भी जाके रुक जाएगी जब ये टिबिया इस पे जाके टच हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हमने कर लिए। अब ऐसे इन दोनों फोर्सेस को देख लेते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट ये ट्रांसलेशन का कंपोनेंट था, ये वाला कंपोनेंट इसको आगे रोटेट करवा रहा है, ठीक है, और ट्रांसलेट भी करवा रहा है यही कंपोनेंट भी, क्योंकि हमारी जो टिबिया है वो आगे आगे ट्रांसलेट होकर रोटेट होगी कर्वीलिनियर मोशन में। तो ये आगे की साइड को रोटेशन करवाएगा ये वाला कंपोनेंट, और इसको पीछे बैलेंस करने के लिए अभी कुछ है नहीं क्योंकि ये कैप्सुलर लिगामेंटस स्ट्रक्चर इतना टॉर्क लगा नहीं पाएंगे। तो नेट जो है हमारा अभी जब क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रोटेशन होएगा ऊपर वाली डायरेक्शन में, ये आगे रोटेट करवा रहा है और ये ऊपर को ट्रांसलेट करा रहा है, तो ये यहाँ से ट्रांसलेट होगा ऊपर को और यहाँ से रोटेट होगा ऊपर को, ठीक है। तो हमारा जो लेग है वो ऊपर 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 जाता जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे डेल्टॉइड और रोटेटर कफ का फोर्स कपल पढ़ा था, मैंने यहाँ पे इसको फोर्स कपल में डिवाइड कर दिया था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हमने किया क्या था। तो ये डेल्टॉइड था, डेल्टॉइड कर रहा था उस डायरेक्शन में पुल, तो हमने इसके दो फोर्स कंपोनेंट बना दिए थे और जो हमारे बाकी रोटेटर कफ मसल बच गए, सबस्कैपुलरिस, इंफ्रास्पेनेटस और टीरीज माइनर, ठीक है। सुप्रास्पेनेटस भी क्योंकि ऊपर वही पुल कर रहा था, तो वो पुल कर रहे थे इसको नीचे की डायरेक्शन में, तो उसके हमने फोर्स कंपोनेंट बनाए थे इधर को और नीचे को। तो ये जो डाउनवर्ड एरो बना है इसका मतलब है कि जब हम अबडक्शन करेंगे तो हमारा जो ह्यूमरल हेड है वो नीचे को स्लाइड होएगा, और ये जो ये वाला एरो बना है रोटेशन वाला, इसका मतलब है जब हम अबडक्शन करेंगे तो हमारा जो ह्यूमरस है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये आप कनकेव और कन्वेक्स रूल में पढ़ोगे आगे। तो अभी इन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, ये जो डेल्टॉइड के दो कंपोनेंट बनाए, डेल्टॉइड का फोर्स था इस साइड को, ठीक है। तो अब ये वाला कंपोनेंट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये इसके बहुत पास है और ये वाला कंपोनेंट बहुत छोटा होगा। तो डेल्टॉइड इस कंपोनेंट के थ्रू ह्यूमरस को रोटेट करवा रहा है और इस कंपोनेंट के थ्रू इसको अपर ट्रांसलेशन करवा रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर ज्यादा जाएगा तो यहाँ पे इम्पिंजमेंट कॉज करेगा, तो इसलिए इसको चेक करने के लिए यहाँ पे रोटेटर कफ का एक डाउनवर्ड कंपोनेंट है जो कि इसको बैलेंस कर रहा है। ये जो फोर्स ऊपर जा रहा है इसको बैलेंस कर रहा है ये, तो ये डेल्टॉइड का ऊपर वाला फोर्स है, इसको बैलेंस कर रहा है कौन, रोटेटर कफ का डाउनवर्ड फोर्स, और ये रोटेशन करवा रहा है, ये अबडक्शन करवा रहा है ये वाला कंपोनेंट, और जो ये वाला कंपोनेंट है
रोटेटर कफ का, ये ह्यूमरल हेड को अंदर रख रहा है सॉकेट के अंदर, ठीक है, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये दोनों जो चारों फोर्सेस है, जो यहाँ पे फोर्स कपल हमने पढ़ा, ये मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि रोटेटर कफ और ये बिल्कुल पैरेलल नहीं थे, तो हमने इनके कंपोनेंट्स को डिवाइड करके बनाया है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कोई भी चीज में अगर इंजरी होगी या कोई भी चीज वीक होएगी तो दूसरी चीज को ज्यादा काम करना पड़ेगा, या उसका जो फोर्स है वो ज्यादा होगा और यहाँ शोल्डर में इंपिंजमेंट हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रेपीजियस और सेरेटस इंटीरियर एक फोर्स कपल थे, दोनों काम कर रहे थे, तो हमारा स्कैपुला रोटेट हो रहा था उस साइड को। इन दोनों में से एक भी ज्यादा एक्टिव हो गया या एक डोरमेंट हो गया, मतलब एक की एक्टिवेशन बहुत कम हो गई और एक ओवर एक्टिव है। ज्यादातर ये होता है कि जो ट्रैप्स होते हैं हमारे वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं बहुत, तो जो सेरेटस इंटीरियर है वो डोरमेंट हो जाती है, मतलब एक्टिवेट नहीं होती टाइम पे, उसका एक्टिवेशन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो रोटेशन का सारा काम है ये अपर ट्रैप्स ही करवाती है और सेरेटस इंटीरियर नहीं कराती। तो इससे स्कैपुलर डिस्काइनेसिया हो जाता है, स्कैपुलर डिस्फंक्शन होता है। सिर्फ यही दो मसल नहीं, और भी यहाँ पे मसल्स है, एलिवेटर स्कैपुली है, यहाँ पे लोअर ट्रैप्स है, मिडिल ट्रैप्स है, रोम्बॉइड्स है। तो कोई भी एक मसल वीक होने की वजह से ये पूरा स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम में इफेक्ट होगा और शोल्डर इंपिंजमेंट हो सकती है, स्कैपुला ढंग से मूव नहीं करेगा अपने प्लेन के अंदर, और ये जो स्कैपुला है ये थोड़ा ऊपर की साइड टिप हो जाएगा, जिससे सब एक्रोमियल इंपिंजमेंट बढ़ सकती है। ये आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अगर आपने सारा पढ़ लिया है और आप फिर से बायोमैकेनिक्स रिवाइज कर रहे हो तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब इसी के साथ आगे पढ़ लेते हैं ओपन चेन और क्लोज चेन, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी का डिस्टल सेगमेंट फ्री होता है मूव करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ओपन चेन एक्सरसाइजेज या ओपन काइनेमैटिक चेन। डिस्टल सेगमेंट is free to move, और इसका ऑपोजिट है जब डिस्टल सेगमेंट फ्री नहीं होता मूव करने से, डिस्टल सेगमेंट इज फिक्स्ड। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि कोई एक कंपोनेंट फ्री होता है जब मूव करने के लिए, तो हम उसको ओपन काइनेमैटिक चेन बोलते हैं, और जब दोनों ही सेगमेंट कंस्ट्रेंड होते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो हम उसको बोलते हैं क्लोज काइनेटिक चेन। इसका एग्जांपल, जब हम स्क्वाट करते हैं तो स्क्वाट करते टाइम जो हमारे डिस्टल एंड्स हैं, हमारे फीट हैं, वो जमीन पे कांटेक्ट में है, जमीन के कांटेक्ट में है। तो अब ये हमारी क्वाड्रिसेप के लिए होगी क्लोज चेन एक्सरसाइज। लेकिन यही चीज अगर मैं लेग एक्सटेंशन वाली मशीन पे बैठ के, जैसे ये लेग एक्सटेंशन वाली मशीन मान लेते हैं और ये एक्सटेंशन करता, तो अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये फ्री है मूव करने के लिए। स्क्वाट में वो जमीन पे फिक्स था, वो मूव नहीं कर रहा था, हमारी ऊपर वाली बॉडी मूव कर रही थी। इसमें ये कंपोनेंट फ्री है और ये आगे मूव कर सकता है, तो ये है ओपन चेन एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप के लिए। अब हमने सारा कुछ खत्म कर लिया है टॉर्क से रिलेटेड, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है और टॉर्क अलग अलग फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, और टॉर्क को कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करना है और फिर कैसे कैलकुलेट करना है। अभी ओपन काइनेमैटिक चेन में टॉर्क कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, क्लोज काइनेमैटिक चेन में टॉर्क कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्लोज काइनेटिक चेन में और फोर्सेस भी बहुत सारे ऐड होंगे। अब मैं क्लोज काइनेटिक चेन जैसे स्क्वाट कर रहा हूँ तो मेरे ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ये ग्लूटियस मैक्सिमस, क्वाड्रिसेप और भी बहुत सारी मसल के फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से लगेंगे, तो वो कैलकुलेट करना मुश्किल होता है क्लोज काइनेटिक चेन में। तो अब हमने खत्म कर लिया है, तो खत्म करने से पहले दो चीजें और पढ़ लेते हैं, वर्क और पावर। सो वर्क होता है कि किसी बॉडी पे कितनी एनर्जी हमने ट्रांसफर करी है, तो किस बॉडी पे कितना फोर्स हमने लगाया और वो कितने से डिस्प्लेस हुई, वो बताता है उसका वर्क। तो अगर ये बॉडी है यहाँ पे, इस पे मैंने फोर्स लगाया कुछ और ये यहाँ चली गई, फोर्स लगा के ये आगे चली गई, इतना डिस्टेंस इसने डिस्प्लेस कर लिया इस फोर्स की वजह से, तो ये वर्क होगा यहाँ पे फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया लेकिन ये मूव ही नहीं हुआ, तो इस बॉडी पे जो वर्क होगा वो होगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है जो इसने कवर किया वो है जीरो, तो वर्क हो गया जीरो। अब आ जाते हैं पावर पे, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। सो इट्स सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि हमने जो वर्क किया वो कितना स्पीड से किया, मतलब
कितने टाइम में कितना ज्यादा वर्क किया। तो पावर बताता है एक्सप्लोसिवनेस। जैसे मेरे को हाई जंप अगर करनी है तो मेरे को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, तो मुझे पावर आउटपुट बहुत ज्यादा चाहिए। पावर आउटपुट कब ज्यादा आएगा? जब टाइम बहुत ही कम होगा और वर्क बहुत ही ज्यादा होगा। तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्क करने के लिए हमें पावर ज्यादा चाहिए। तो पावर यही होता है, वर्क अपॉन टाइम, या फिर इसको हम आगे और लिख सकते हैं। तो वर्क को हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डी बाई टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इंटू में वी, ठीक है। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी पावर होता है। तो पावर और वर्क आपको पता चल गया, इनका यूज भी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे आगे। तो हमने काइनेटिक्स खत्म कर दिया है। अब ये थ्रू आउट द बायोमैकेनिक्स चलेगा आपका, काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो मेन चीजें थी फोर्स और टॉर्क, आपको पता चल गया। अब इनके अंदर ही दो चीजें और हैं, एनाटॉमिकल पुली और लिवर्स। तो एनाटॉमिकल पुली और लिवर्स की अलग वीडियो होगी, अलग अलग टॉपिक के नाम से, तो आप उसमें देख सकते हैं।